नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार की सबसे चर्चित सीट सारण के बारे में। उसी सीट पर और उसी जगह पर जहां आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा करी अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अपने बीजेपी के उम्मीदवार राजीव हुड्डी पर। जी हाँ, वो उन्हीं पर जो 2014 से सांसदी पर बैठे हैं और 2014 से उन्होंने बिहार की सारण सीट पर कब्जा जमा रखा है। सारण सीट वही सीट है जो पिछले एक लंबे समय से, यानी 2014 के पहले की हम बात करें तो आरजेडी का यानी लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करती थी। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आरजेडी से वहां का पद, वहां की पद्धति नहीं छीन पाती थी। लेकिन 2014 के बाद से समीकरण बदले और 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना कमल खिलाया और अब 2024 के इस महालोकसभा चुनाव में सारण की सीट सबसे चर्चित सीट बनी हुई है, क्योंकि इस बार आरजेडी ने जिस पर दांव चला है वो लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य है। वही रोहिणी आचार्य जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, वही रोहिणी आचार्य जो कभी एक पार्टी के बारे में बगावती सुर अपनाती है तो कभी दूसरी पार्टी के बारे में बगावती सुर अपनाती है, और इस बार लालू प्रसाद यादव ने उनको ही चुनावी मैदान में उतारा है। अब हम आज बात करेंगे सारण सीट के पूरे समीकरण के बारे में कि किस तरह से, क्या इस बार आरजेडी के सामने भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी या नहीं, या किस तरह से सारण का जो पूरा चुनावी समीकरण है वो बदलेगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है माही। आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे ये है कि सारण में इस बार जिस तरह से सियासी समीकरण आप देख रही हैं कि बदल रहा है, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव खुद इस बार चुनावी मैदान में ना उतर के उन्होंने, आप देखें तो रोहिणी आचार्य को उतारा है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के वही 2019 के जीते हुए प्रत्याशी जिन्होंने, आप देख के चले तो सारण का पिछले 5 साल में जिस प्रकार से आप देखें तो एक विकास की शैली में लेकर आया है, तो क्या कहेंगी आप, और आपको क्या लगता है कि इस बार सियासी समीकरण क्या आपको बदलता दिखाई दे रहा है सारण का? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। और रोहिणी आचार्य जिस जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरी हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे मुकाबला 70 और 30 का दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि जिस तरीके से अब रोहिणी आचार्य लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, उनकी एक छोटी से छोटी गलती को पकड़ते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है, आपने कुछ दिन पहले देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, तब रोहिणी आचार्य ने बोला था कि वो सारण के लिए आए थे और बोला था कि फैक्ट्री लगवाएंगे, गन्ने के लिए, किसानों के लिए काम करेंगे। लेकिन अब वो केवल यहाँ का जो चाय वाला भी है वो भी मोदी जी को नहीं पसंद करता, भले ही उनका जो बैकग्राउंड है वो चाय वाला हो। तो इस तरीके की वो तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आई, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को लालू प्रसाद की बेटी के साथ साथ वो जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता को किडनी दी थी, अब वो एक सुपर बेटी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हुए नजर आ रही है। वो जिस तरीके से अपने आप को सुपीरियर बता रही है कि जिस तरीके से मैंने काम किया, एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरी तारीफ की थी, अब वही भारतीय जनता पार्टी मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रही, मुझसे डर गई है, वो सारण सीट पे मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। ये तमाम तरीके के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किडनी वाला एक एंगल देख लिया जाए, तो जिस तरीके से वो जनता के सामने रखती हुई नजर आई है कि मैं एक आदर्श बेटी हूँ, मैंने जितना अपने पिता के लिए किया है दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का उनके साथ एक सिंपैथी वोट मिलता हुआ नजर आएगा, और महिलाओं का जो अटैचमेंट है वो रोहिणी आचार्य के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लॉस जरूर हो सकता है। जी देखिए, आपने जिस तरह से ये बात बिल्कुल वाकिफ है कि कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जब महिलाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो उनके बयान होते हैं वो सीधे मंच से जाते हैं। और हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से माही आपने रखी कि भारतीय जनता पार्टी से एक समय पर आप देखें तो उनको एक तरह का समर्थन जरूर मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखें तो वो समर्थन डगमगाता नजर आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का सारण से एक तरह से कहें जो वर्चस्व है वो हिलता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए तमाम तरह की बातें की थी, तमाम तरह के देखिए चुनावी वादे भी किए थे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं बिहार की जो है वो खुश नहीं है। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है भाई कि जिस तरह से बिहार में एक प्रकार का देखें, जब से एनडीए का एक गठबंधन हुआ है, जब से एनडीए सरकार आई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो चुनावी वादे जनता से किए जा रहे हैं, जो दलित वर्ग को साधने की जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्या आपको लगता है अगर आरजेडी इस बार जीत के पद पे बैठती है तो क्या दलित वर्ग को आरजेडी साध पाएगी? खासकर सारण की बात करें और वहीं आप तमाम बाकी 40 सीटों का समीकरण अगर हम देखें तो दलित वर्ग को साधना सबसे बड़ा प्रयास रहता है।
क्या इस बार वो हो पाएगा? जी बिल्कुल, इसमें देखिए दो राय नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव रैलियां करते हुए नजर आए, जनसभाएं करते हुए नजर आए, और सबसे बड़ी बात जब उससे उन्होंने 5.5 लाख टीचरों की वैकेंसी को क्लियर किया है, तब से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग जोश देखने को मिल रहा है और जनता में भी उनके प्रति कहीं ना कहीं आस्था दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात कर लिया जाए कि दलित वर्ग को साथ पाएंगे कि नहीं, आप देखेंगे जितने मोस्टली उनके नेता हैं, जो प्रत्याशी है, वो दलित वर्ग से है और जानबूझकर, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, जानबूझकर ऐसे प्रत्याशियों को उतारती है, दलित चेहरों को लेकर आती है मैदान में, जिससे वो पूरा समीकरण अपने पाले में लेते हुए नजर आया। आप एक देख लीजिए जिस तरीके से बीमा भारती को अपने खेमे में लेके आई। बीमा भारती जहां पर पहले वो चुनाव लड़ चुकी थी, वहां से वो सांसद भी थी, लेकिन फिर बाद में आरजेडी ने उनको अपने खेमे में लाके पूर्णिया से उतार दिया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दलित वोटर्स को साधने की कोशिश है। लेकिन इस बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को इनहेंस करते हुए नजर आए, आप देखेंगे कि युवाओं को जिस तरीके से वो रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसमें आरक्षण की बात कर लीजिए, चाहे दलित वर्ग की बात कर लीजिए, वो सबको साधने का उसमें प्रयास कर रहे हैं। किसानों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार आप देखेंगे मोस्टली कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा आरजेडी को, चाहे रोहिणी आचार्य के थ्रू, चाहे तेजस्वी यादव के थ्रू, वो देखने को मिलेगा और दलित वर्ग का भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा माही, जिस तरह से आप देखें, रोहिणी आचार्य ने हाल ही में नामांकन दाखिल किया था। अपने नामांकन में उसके बाद जब उन्होंने हलफनामा दिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप उठाए थे रोहिणी आचार्य पे और आरजेडी पे कि रोहिणी आचार्य ने जो हलफनामा दिया है वो गलत है, जो नामांकन भरा है वो नामांकन जो है वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है। तो क्या आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई इस प्रकार का एक प्लान रचने की कोशिश कर रही है, कोई साजिश रचने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी को यह बात का आभास है कि बिहार में उनकी जीत होना, भले ही एनडीए की सरकार आ चुकी है, भले ही नीतीश कुमार ही है बिहार का एक प्रमुख चेहरा, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए को जीत हासिल होना और बिहार की उन 40 सीटों पर अपना दबदबा बनाना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक मुश्किल घड़ी है। तो क्या आपको लगता है जिस प्रकार के आरोप रोहिणी आचार्य पर उठाए गए थे उनके नामांकन को लेकर, और बीजेपी के खुद दिग्गजों ने वो तमाम किस्म के आरोप उठाए थे, तो क्या ये आरोप जायज है? देखिए, इसमें दो सवाल बनते हैं श्रुति। पहले हम थोड़ा इतिहास में अगर जाकर देखें, तो जब लालू यादव की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आपने देखा, तमाम घोटाले निकलकर सामने आए, जिसमें से सबसे प्रमुख चारा घोटाला था। लेकिन फिर भी वो जंगल राज कहा जाता था। लेकिन आप अभी भी बिहार में जाएंगे तो देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव का अभी भी क्रेज देखने को मिलता है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना पैसा मिलने के बाद, जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद भी जनता में लालू प्रसाद यादव का क्रेज देखने को मिलता है। तो उसका फायदा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। नीतीश सरकार जब से बिहार में आए, उन्होंने काफी कुछ चेंजेस किए, लेकिन फिर भी जनता उनसे जुड़ नहीं पाई। एक तो उनके कामों से उतना नहीं जुड़ पाई जितना लालू प्रसाद यादव से जुड़ पाई। और कहीं ना कहीं आप देखेंगी कि अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश यादव की जब से दोस्ती टूटी है, जब से वो उधर गए हैं, तब से ये सारी चीजें और निकलकर आरजेडी के खाते में जाते हुए सारे वोट नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने दूसरी बात हलफनामे की तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, आप जैसे वो सिंगापुर से है रोहिणी आचार्य, वहां पर अपनी बात, जब वो सिंगापुर से यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी मैदान में, तभी भारतीय जनता पार्टी उनको विदेशी कहने लगी थी और तमाम तरीके की बाहरी लोगों को अपने देश में जगह नहीं। तो वो यहाँ की बेटी है, तो यहाँ पर देश विदेश की बात ही नहीं आती है। तो ऐसी बातें वो कहते हुए नजर आए थे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं, और उससे आपने देखा रोहिणी आचार्य के राजनीति पे कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं नजर आया, चाहे वो जीते या हारे या फिर भारतीय जनता पार्टी जीते। क्योंकि अब इस बार आप देखेंगे मोदी लहर जिस तरीके से, वहां पर जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, उनके फेस पर वोट नहीं मिल रहा, उनके काम पर वोट नहीं मिल रहा। ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ आ रहा है, ये मोदी के चेहरे पर और मोदी के नाम पर लोग जीत रहे हैं। तो ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य हारती हैं, जितनी वो मेहनत कर रही है, जितनी जद्दोजहद कर रही है, और तमाम जिस तरीके से आपने सम्राट चौधरी के कई बयान सुने होंगे, जिसमें वो रोहिणी आचार्य को कितनी शब्द भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। और अभी भीम सिंह ने भी रोहिणी आचार्य को लेकर बोला है कि रोहिणी आचार्य बाहर की है, उनको क्या पता है किस तरीके की राजनीति होती है। तो तमाम तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आए। तो हलफनामे के लिए भी वही बात निकलकर सामने आई थी कहीं ना कहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की इनसिक्योरिटी दिखाई देती है और रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से आप देखें कि बिहार का सारण सीट का जिस हिसाब का समीकरण बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार एक बार फिर से आरजेडी जो है वो एक बार फिर से सारण सीट पर अपना कब्जा हो सकता है जमा ले। हालांकि
क्योंकि देखा जाए तो 2014 से पहले तो आरजेडी का ही वहां पे दबदबा था, यानी राजद का दबदबा था, यानी लालू प्रसाद यादव का दबदबा था। लेकिन 2014 के बाद से समीकरण बदला, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां कमल खिलाया और इस बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो खुशी का माहौल, एक उम्मीद की लहर कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रही है कि सारण की सीट से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के चुने गए सांसद ही वापस से अपनी सांसदी इस बार सारण में पालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी लहर बिहार में हमें कुछ कम देखने को मिल रही है बाकी तमाम राज्यों के प्रतिशत पे देखें तो। हालांकि अब देखना यह है कि आखिर बिहार में जो इस बार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की पिछले हाल ही के दिनों से जो लगातार चुनावी जनसभाएं चल रही हैं, अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में इन तमाम सीटों पर जिन पर मतदान जारी है, आज भी शाम 6 बजे तक लगातार बिहार की कुछ सीटों पर मतदान जारी रहेगा। अब देखना यह है कि क्या मोदी लहर एक बार फिर से बिहार में वापस आती है, क्या मोदी लहर का जन्म क्या एक बार फिर से बिहार में होता है, या फिर आरजेडी और जेडीयू जैसी तमाम एक तरह से समझे तो पारंपरिक पार्टियां ही इन 40 सीटों पर अपना दबदबा बनाती हैं। फिलहाल हमें इस पूरे एनालिसिस के लिए, इस पूरी खबर के लिए दीजिए इजाजत। आपको हमारी खबर जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वक्त के लिए हमारी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।